And yes, that's it. Recording has begun. Manahil Imran. All right. So, Joe, let's just take a little tour of my YouTube channel. I'm sure you're kind of familiar with it. I have been able to be user friendly because I'm not very IT savvy. लेकिन थोड़ा सा देखो, आप वीडियोस टाइप करोगे, ये सारी वीडियोस डेट पोस्टेड के हिसाब से लेटेस्ट से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये तो मैंने एक एलजीएस ओपीएफ में क्लास पढ़ाई थी, वो रिकॉर्ड की थी, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो। लेकिन ये देखिए, ये पिछले साल की 8 मंथ्स अगो लास्ट ईयर के पास्ट पेपर सेशन है। लाइक ये वीडियो देखो, A2 लास्ट मिनट इंक्वायरीज क्वेरीज फॉर P3। इसमें आपको इतने वो ट्रिकी क्वेश्चंस और इतना कुछ बच्चों ने पूछा था, हर साल ही होता है, तो ये बहुत हेल्पिंग है। हर किस्म का ग्राफ मैंने एक वीडियो में रिवाइज करवाया हुआ है। P1s, P3s, P2s, P4s, कोई 3 साल के मैंने इस चैनल पे लगाए हुए हैं। टोटल पावर वीएन क्लासेस, यस योर सिलेबस हैज चेंज्ड, बट माइक्रो इज वर्चुअली द सेम। तो अभी से आप वीडियोस देख सकते हो। आई जस्ट स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट ताकि आप लोगों को वो दिखाऊं। ये भी पास्ट पेपर सेशन ही चल रहा है, इट्स जस्ट लोडिंग लिटिल। लेट्स से जी, जैसे यहाँ पे अभी पास्ट पेपर ही चल रहे हैं, मैंने बहुत पास्ट पेपर करवाए हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे देखिए। पावर रिवीजन, क्लास 5 यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, A2 माइक्रो। तो बेसिकली you have a whole plethora of resources here. I know the classes are long क्योंकि बच्चों से डिस्कस कर करके मैंने पढ़ाया था, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बट इट्स वेरी वेरी हेल्पिंग। मतलब मेरे नॉन स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन किया हुआ है काफ़ियों ने, और वो इसके कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं कि सर फायदा हुआ था। तो यू गाइस शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो दिस इज माय यूट्यूब चैनल with all the Power VN classes, with 3 years past papers solved live in the class, मॉडल आंसर्स दिखाए हैं उसमें बार बार, तो इतनी बार वो रिपीट हो जाता है कि अगर ये बच्चा प्रॉपर ये यूट्यूब चैनल देख ले, उसका A स्टार आ सकता है अगर प्रॉपरली इसको करे। खैर, लेट्स मूव ऑन टू वेयर वी वर। अब चलें, गुड इनफ, वी गॉट अबाउट 17 स्टूडेंट्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, लेकिन कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु जॉइंड अस अ लिटिल लेट। अस्सलाम वालेकुम आलिया, लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। किसी को आवाज़ ना आ रही हो, काइंडली खुद मीटिंग छोड़ के रीजॉइन करें अपने। आलिया, ये वीडियो आपकी ऑन है, बंद कर दें। थैंक यू। अपने माइक्स म्यूट रखिएगा अंटिल यू हैव अ क्वेश्चन, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन। हियर वी आर जी। एक चीज़ ज़रा जल्दी से देख लूँ। नो, नॉट दिस। यस, okay, my video is off. Yeah, good. So let's make a start जी। We were going to cover syllabus, और ये हमारे नोट्स जो मैं क्लास में भी यूज़ कर रहा हूँ, आपको हार्ड कॉपी भी दे दी और सॉफ्ट कॉपी भी। सो लेट्स क्विकली गो टू अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, और इकोनॉमिक ग्रोथ, अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 2 थोड़ा सा, ग्रुप 1 थोड़ा लेजी हो रहे थे आज, तो वो मिस हो गया था उनका अर्ली पार्ट, जबकि ग्रुप 1 लेजी हो रहे थे, ग्रुप 2 ने वो कर लिया था। तो ग्रुप 2 थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर स्टार्ट से करवा रहा हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इजी। जस्ट make sure that you stay tuned. So let's start with, here we go. ये सब कुछ आप AS में पढ़ चुके हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यूनिट 7 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। नाउ प्लीज नोट, आई कीप सेइंग, ये पेज नंबर 71 है। इससे लेके आप 115 पेज तक जो हमारा खत्म हो रहे हैं नोट्स, यानी 45 पेजेस, इसके अंदर से आपका कंफर्म एक क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन सी आएगा इंशाल्लाह, 20 मार्क्स का। सो इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, आपको मॉडल आंसर भी भेज रहा हूं आज। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छा करें, और साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज को यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू सी द पेपर इंशाल्लाह। ओ, कुछ बच्चे आए हुए हैं, मल्टीपल किड्स एंड okay, Ji, all the kids have joined. Salam. I'm starting because I don't want to, waste too much time now. Ye class record ho rahi hai. I'll post the recording as well. So, economic growth and sustainability. Those who joined a little late, ये पेज 71 से लेके 115 तक, एंड ऑफ द नोट्स तक आपका सेवियर है। बहुत आसान क्वेश्चन इसमें से कोई एक आने वाला है आपको,
in the upcoming mocks and in the CIs. There's बच्चे late आते हैं ना, they kind of make the class unproductive. All right जी, so let's go on now. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है बेटे? रियल जीडीपी राइजेस ओवर टाइम। इसमें एक्चुअल गुड जीडीपी भी हो सकता है और पोटेंशियल भी, यानी एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ जो हमने पीपीसी के टॉपिक में भी पढ़ी थी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। अगर हमारा जीडीपी हर साल बढ़ता जा रहा है, हर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, इट मींस वी आर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और रियल मींस इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया हुआ। एक्चुअल भी हो सकता है, पोटेंशियल भी। फॉर्मूला वही सिंपल, जैसे हम पीडी में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम इन्फ्लेशन में CPI 2 माइनस CPI 1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में। जब भी हमने कोई ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट मेजर करना है, यही फॉर्मूला चलेगा। इसके अंदर रियल GDP 2 यानी करंट ईयर माइनस रियल GDP 1 प्रीवियस ईयर का जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल GDP 1 इंटू 100। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो ताकि ज्यादा अच्छा समझ आए। 2020 में कंट्री का जीडीपी 103 बिलियन पे पहुंच गया था डॉलर्स में, जबकि 2019 में इट वाज 100 बिलियन। कितनी ग्रोथ है? रियल GDP 2 आपका बन जाएगा मेरा बेटा 103 माइनस रियल GDP 1 19 वाला, पिछले साल वाला 103 बिलियन बच जाएगा। इसको डिवाइड, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड करोगे इसको रियल GDP 1 यानी 100 से, और मल्टीप्लाई करोगे 100 में। सिंपली परसेंटेज चेंज है, 3% ग्रोथ आ जाएगी। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम? ऑलराइट, अब हम ग्रोथ की दोनों टाइप्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअल ग्रोथ जो कि आप एएस में भी पढ़ चुके हैं। व्हेन रियल जीडीपी राइजेस ओवर टाइम ड्यू टू यूज ऑफ प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। हमारा एक पॉइंट पीपीसी के अंदर था, जैसे यू इस पीपीसी में नजर आ रहा है, वो मूव करके पीपीसी की तरफ आ जाए। इसका रीजन क्या है? इट्स लिंक्ड विद इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अगर हम एग्रीगेट डिमांड अपनी बढ़ाने में कामयाब हों थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल एंड मॉनेटरी, वी कैन एक्सपीरियंस ग्रोथ। अच्छा जी, काफी सारे बच्चे आए हैं। ऑलराइटी, सो दिस इज एक्चुअल ग्रोथ when real GDP rises over time due to use of previously unemployed resources. It is linked with a movement from a point inside PPC towards PPC. अब U से B पे हम गए on figure on the left, और B से A पे, दोनों actual growths हैं। फिर aggregate demand कब बाहर shift हुआ, ये भी actual growth है। तो simply ये है जी actual growth। उसके बाद कोई confusion यहाँ तक? ओके, लेट्स मूव ऑन टू पोटेंशियल ग्रोथ। ये पीपीसी का शिफ्ट है। सो बेसिकली व्हेन एन economy is productive potential increases, productive capacity increases, this is linked to outward shift of PPC and outward shift of long run aggregate supply curve. ये supply side policies से आता है। This occurs in long run due to increase या improvement in quantity and or quality of resources। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, मैंने दोनों ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे। कोई बच्चा रैंडमली मुझे बता दे, यू से बी जो मूवमेंट हो रही है इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स द न्यू पीपीसी, ये कौन सी ग्रोथ है, एक्चुअल या पोटेंशियल? एनीवन रैंडमली? सॉरी, आई कुडंट हियर यू। दोबारा बोलिएगा, आई कुडंट हियर यू। अच्छा जी, एनीवन एल्स? एक्चुअल ग्रोथ, परफेक्ट। और दूसरे ग्राफ में उसी में देखें, पीपीसी वाले में ए बी से सी डी पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, पूरा पीपीसी बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन जाएगी, somebody complete my sentence। परफेक्ट चमन, थैंक यू। दूसरे वाले ग्राफ में अब मैं बच्चे का नाम लूंगा। मुझे बताइएगा उमर, एग्रीगेट डिमांड कर्व AD0 से AD1 पे शिफ्ट हो रहा है, ये कौन सी ग्रोथ है मेरा बेटा? यस, आई एम वेटिंग। एक्चुअल और पोटेंशियल, विच ग्रोथ? AD0 से AD1 पे शिफ्ट हो रहा है, शाबाश। और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अपना 3 शेप कर्व में, स्वीपिंग शेप में जो बाहर शिफ्ट हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल ग्रोथ। इसका टोटल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे है।
Reasons for actual growth will simply be the causes of shift in aggregate demand outwards, expansionary, fiscal, and monetary policy. Anybody has a question? मुझे आवाज आई थी थोड़ी सी. यस. ओके. फिस्कल में हम टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, बजट को डेफिसिट. वो सारी स्टोरी आपको पता है. उससे डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, फिर फर्म्स इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगी, एग्रीगेट डिमांड का बाहर शिफ्ट होगा, विल मूव फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी. मॉनेटरी में मनी सप्लाई बढ़ाना एंड और इंटरेस्ट रेट्स को कम करना या एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करना, ऑल ऑफ दैट कॉजेज दैट एक्सपेंशनरी इफेक्ट. एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और एक्चुअल ग्रोथ आती है. Any confusions जी so far? किसी का माइक ऑन है, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो सवाल पूछिए, वरना माइक ऑफ कर दीजिएगा. ओके. रीजन फॉर पोटेंशियल ग्रोथ. जब पीपीसी बाहर शिफ्ट करे, ऑल द फैक्टर्स दैट शिफ्ट पीपीसी आउटवर्ड, यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का वही हमारा पीपीसी होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको वाईएफ भी बोलते थे पहले चैप्टर में. ठीक है. वो पूरा शिफ्ट हो. इसमें गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसीज यूज करेगी. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट, वी डन इट मेनी टाइम्स. एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल एंड गैस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, पीपीसी बाहर शिफ्ट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का बाहर शिफ्ट. अच्छी फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पोटेंशियल ग्रोथ. एजुकेशन ऑफ लेबर एंड ट्रेनिंग ऑफ देम, उससे स्किल्स बढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आउटवर्ड शिफ्ट. इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, रोड्स एक्सेट्रा, उससे भी बाहर शिफ्ट होगा पीपीसी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएंगी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स, लोअर कॉस्ट, फास्टर प्रोसेसिंग, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. इंक्रीज इन लेबर फोर्स, चाहे इमिग्रेशन के थ्रू हो या ओवरऑल वक्त के साथ एज स्ट्रक्चर चेंज हो, यंगर लोग ज़्यादा हो जाए, लेबर फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो पूरा पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है. और एजुकेशन ट्रेनिंग होती तो क्वालिटी बढ़ने से दोनों केसेस में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का बाहर शिफ्ट होगा. एनी क्वेश्चंस माय बच्चेस? अब इन ग्राफ्स में मैं दोनों कटली दिखा रहा हूँ. Again, U to B movement is actual growth. I think some kids are willing to join. Let me just quickly check. Yes, Khadija Mazhar. Admit. Yeah. Alright जी, उसके बाद दूसरे ग्राफ में पूरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का बाहर शिफ्ट हुआ है, ये पोटेंशियल ग्रोथ है. एग्रीगेट डिमांड का बाहर शिफ्ट हुआ है, वो एक्चुअल ग्रोथ है. ओके, माय रिक्वेस्ट खदीजा, शाहूद, जो बच्चे लेट आ रहे हो प्लीज टाइम पे आया करो. इस तरह क्लास में भी डिस्ट्रप्शन नहीं होगी और आप लोगों को भी शुरू से समझ आएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट रीड थ्रू देम, इट्स वेरी इजी. ये थोड़ा सा हमने क्लास में प्रैक्टिस की थी, थोड़ा सा मुझे यहाँ मुश्किल होएगी बिकॉज ऑफ आई कांट यूज द बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इट. लेकिन सिंपली एक्चुअल ग्रोथ क्या है जी? पीपीसी के अंदर वाला पॉइंट पीपीसी की तरफ आ रहा है, या एग्रीगेट डिमांड का बाहर शिफ्ट हो रहा है. पोटेंशियल ग्रोथ पूरा पीपीसी बाहर शिफ्ट हो रहा है. अब एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे इनका क्या असर आता है, इस पे एक ट्रिकी सा एमसीक्यू आता है जिसको हम सॉल्व करते हैं. अगर एक्चुअल ग्रोथ पॉजिटिव है, यानी हम पीपीसी के पॉइंट इनवर्ड से पीपीसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल ग्रोथ रेट जीरो है, वो नहीं शिफ्ट हो रहा पीपीसी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल राइज होगा. There's a slight trick here. Unemployment refers to how far we are from PPC, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल क्या था फुल एम्प्लॉयमेंट का और उससे कितने दूर है. एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस कितने लोग काम कर रहे हैं. समझ आ गया जी? सेकंड देखो, एक्चुअल ग्रोथ रेट जीरो है, पोटेंशियल ग्रोथ रेट पॉजिटिव है. इस केस में आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, पोटेंशियल ग्रोथ रेट दूसरा सॉरी जीरो है. मैं सेकंड रो पढ़ रहा हूं. एक्चुअल ग्रोथ रेट जीरो, पोटेंशियल ग्रोथ रेट पॉजिटिव. हम उसी पॉइंट पे रहेंगे पीपीसी वाले, इनसाइड पीपीसी वाले पे. एम्प्लॉयमेंट अनचेंज्ड होगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हमारा पीपीसी बाहर शिफ्ट हो गया है. जॉब्स अब ज्यादा अवेलेबल हैं, हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है, हमें ज्यादा जॉब्स हो सकती हैं, लेकिन लोग उतने ही, एक्चुअल ग्रोथ नहीं आई, तो हम पीपीसी के पास नहीं आए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस वन? बिकॉज दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी वन. अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये, मुझे ग्रुप 2 की नहीं, ग्रुप 1 की यहाँ फिक्र हो रही, जिन्हें आज ये नहीं पढ़ा. सो आर यू गाइस क्लियर?
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कॉलम। एरो दोनों पॉजिटिव है, एक्चुअल ग्रोथ रेट भी और पोटेंशियल भी। अब माइंड में सोचो, पॉइंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी मूव हो रहा है और उसी स्पीड पे पीपीसी बाहर शिफ्ट हो रहा है, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रोथ रेट। इस केस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बिकॉज ज्यादा लोग जॉब पे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अनचेंज रहेगी क्योंकि पीपीसी से आपका फासला पॉइंट का सेम रहेगा। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस वन? वाओ, ओके। दोनों पॉजिटिव हैं जी, एक्चुअल ग्रोथ रेट भी, पोटेंशियल भी। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी इज फास्टर देन पोटेंशियल ग्रोथ रेट यानी शिफ्ट ऑफ पीपीसी। इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज्यादा लोग जॉब पे आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी क्योंकि हमारा फासला पीपीसी से अब कम हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है। लास्ट जी, दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट स्लोअर है पोटेंशियल ग्रोथ रेट से। सो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ रेट है, पॉजिटिव है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी बिकॉज पीपीसी ज्यादा स्पीड से बाहर शिफ्ट हुआ है। जितनी स्पीड से हम मूव किए हैं टुवर्ड्स पीपीसी, उससे पीपीसी की शिफ्ट ज्यादा तेज थी। इट्स जस्ट एन एमसीक्यू, वी कैन प्रैक्टिस अगेन एज वेल। लेकिन कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताइए यहाँ पे। ऑलराइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट गैप्स, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ इज नोन एज द आउटपुट गैप। पोटेंशियल ग्रोथ क्या है हमारी? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये वाई एफ, यानी हम अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इसको यहां पे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि केन्स के क्रॉस डायग्राम में ऐसे ही है। अब जब हम इक्विलिब्रियम देखें शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का, तो हमारा इक्विलिब्रियम पे आउटपुट है वाई, जबकि हम बना सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे वाई एफ पे। सो फ्रॉम वाई टू वाई एफ इज नेगेटिव आउटपुट गैप या डिफ्लेशनरी गैप। समझ आ गया मेरे बच्चों? फिगर 2 में पॉजिटिव आउटपुट गैप नजर आ रहा है। जी जी जी, श्योर बेटे। वाई एफ क्या है बेटे? आपका पीपीसी। आप उससे अंदर हो, ऑन अ पॉइंट इनसाइड, तो एक्चुअली करंट आउटपुट इज लेस देन व्हाट यू कुड हैव प्रोड्यूस्ड। सो नेगेटिव आउटपुट गैप है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आप पीछे प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ आया या नहीं? डोंट बी शाय, आस्क मी अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा, वाई एफ को समझते हैं जी। 100 यूनिट्स ये इकॉनमी बना सकती है, लेट्स से गाड़ियां, ठीक है, और हम वाई पे हैं। मुझे थोड़ा सा बताओ, ये 100 यूनिट से कम बना रहे हैं करंट इक्विलिब्रियम पे लेफ्ट वाले फिगर में, या ज्यादा? दोबारा देखो फिगर 1 में, वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेट्स से 100 गाड़ियां, हम वाई पे हम कम बना रहे हैं। व्हाट इज इट शोइंग? हम पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, नेगेटिव आउटपुट गैप है, हम पीपीसी के अंदर है। अब समझ आ गया मेरा बेटा? अब दूसरा वाला भी आप मुझे एक्सप्लेन करवाओ। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? वाई पे जरा देखो फिगर 2 में, और वाई टू वाई एफ क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? हम पीपीसी से अंदर हैं या बाहर हैं? बाहर हैं। वे प्रोड्यूसिंग मोर देन आर पोटेंशियल। ओवर टाइम वर्क लगा रहे हैं वर्कर्स, मशीनरी को कोई रेस्ट नहीं दे रहे, 20-20 घंटे चला रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, अगर हम ऊपर वाले हिस्से में देखें। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? आई एम ग्लैड हुएवर दिस वाज जाजिल या जो जिन्होंने पूछा है। शुड ऑलवेज क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। मैं जरा एक बार फिर चेक कर रहा हूँ कि कोई बच्चा और तो नहीं मीटिंग में आना चाह रहा है। नहीं, नॉट एट ऑल। जी, एहसन खुरम, आपने क्वेश्चन पूछा था या कोई और थे? जी करें, बताएं। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमी के रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एक होता है वर्किंग वीक लीगल, 40 घंटे, जैसे पाकिस्तान में अगर आप 40 घंटे काम कर रहे हैं पर वीक, तो वो मैक्सिमम वर्कर्स का पोटेंशियल है। मशीनें 16 घंटे चलाई जा सकती हैं, रिपेयर चाहिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए वक्फा चाहिए, उसमें हम 20 घंटे चला रहे हैं।
वर्कर्स 40 की जगह 50-50 घंटे काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी अपने मैक्सिमम से ऊपर भी जा सकती है। नाउ यू गॉट इट। ओवर ओवर टाइम कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस हियर जी? लेट मी मूव ऑन बिकॉज़ मैं सुबह करवा रहा था। एनी क्वेश्चन? जी। फवाद कहाँ से समझ नहीं आई? डोंट से विवेक, मुझे साफ-साफ बताओ कहाँ समझ नहीं आई? दोनों फिगर समझ नहीं आए? पॉजिटिव आउटपुट गैप नहीं समझ आया? ओके, माइक बंद कर दो, सुनो। इकोनॉमी का मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल था वाई एफ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनकम या आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारा पीपीसी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर, स्ट्रेट लाइन जो लगी हुई है। लेकिन हमारा करंट इक्विलिब्रियम कहाँ है? एस आर एस, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का वाई पे। हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट वी कैन या कम प्रोड्यूस कर रहे हैं? ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाई टू वाई एफ इज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप। ठीक है, हम ज्यादा बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी ओवर हीट हो रही है, इन्फ्लेशन शदीद आने वाली है इसमें। अब बात समझ आ गई? हम ओवर टाइम वर्किंग कर रहे हैं, वर्कर्स को, मशीनों को कोई ब्रेक नहीं दे रहे, 24-24 घंटे चला रहे हैं। अल्टीमेटली दिल नीड टू बी स्टॉप्ड, वर्कर्स विल नीड रेस्ट। इसकी वजह से हम इस मेंटेन नहीं कर सकेंगे इसको। फवाद क्लियर हो गया बेटे? माइक बंद कर दो, कुछ बहुत शोर आ रहा है उसका। दैट्स दैट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे सारी हुई हुई है, एक बार पढ़ लीजिएगा बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड इट ऑल। बिजनेस साइकिल, ये भी हम सुबह कर चुके थे ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। These are the stages an economy goes through over time through changes in real GDP. अब जरा गौर करो, नीचे वाई एक्सिस पे टाइम लिखा हुआ है ईयर्स में। ग्राफ की सबसे बड़ी कामयाबी है करेक्ट लेबलिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वाई एक्सिस पे रियल जीडीपी, हमारी आउटपुट। तो पहले देखो, ये ट्रेंड ग्रोथ लाइन को फिलहाल भूल जाओ जो बीच में स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। पहले ग्रोथ हो रही है, रियल जीडीपी ऊपर जा रहा है, फिर बहुत तेजी से बढ़ के ऊपर चला गया, वो उसको हम पीक या बूम बोलते हैं। फिर गिरना शुरू हो गया, उसको हम रिसेशन बोलते हैं। फिर काफी अरसा गिरता रहा, लो हो गया बहुत, स्लम्प। फिर रिकवरी, अपटर्न, बूम, फिर डाउन टर्न। ये हर 15-20 साल के बाद ये साइकिल खुद ही वर्ल्ड में रिपीट हो, अगर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन ना करें। गवर्नमेंट्स की कोशिश होती है, ये जो बीच में लाइन लगी हुई है ना, ये ट्रेंड ग्रोथ लाइन चलती रहे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ चलती रहे, ना कोई बूम आए, ना कोई स्लम्प, ना रिसेशन, एक ग्रोथ चलती रहे। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया बच्चों? ओके, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द बिजनेस लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट लाइफ, सॉरी, बिजनेस लाइफ साइकिल इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दैट यू स्टडी इन बिजनेस स्टडीज। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का है बेटे, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का है। ये पूरे मुल्क या पूरी दुनिया का हो सकता है। सो इट्स अ मच बिगर, वाइड, मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये रियल जीडीपी है और टाइम है। उसमें तो एक गुड की सेल्स के बारे में फर्म बनाती है। ठीक है, अब जरा तसल्ली से इसको समझिएगा, डेफिनेशन देने की कोशिश करें। मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे भी हम डिफाइन करके आए हैं पीछे। इस ग्राफ के मुताबिक लेट्स से एसन, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को? रियल जीडीपी देखो, टाइम। When real GDP rises over time, it's more than the previous time period. Perfect. बूम को डिफाइन कर दें दो सरफराज इस ग्राफ के मुताबिक। हाँ, पहले आपने बोलना है when real GDP rises very rapidly and then reaches a peak। ठीक हो गया? ये वो टाइम है जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है, इकोनॉमी ओवर हीट हो रही है और ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट में शदीद इन्फ्लेशन और फिर रिसेशन आएगा। रिसेशन के साथ कुछ टेक्निकल टर्म है। ग्रुप 2 आप में से किसी को याद हो कितना टाइम था, कितने महीने? when real GDP falls for 6 months और मोर, कम से कम 2 क्वार्टर्स रियल जीडीपी गिरे तो तब हम मानते हैं कि रिसेशन आ गए, अदरवाइज नहीं। और स्लम्प को हम डिफाइन करेंगे एज, स्लम्प को डिफाइन कर देगा बच्चा, व्हेन रियल जीडीपी falls rapidly for a long period of time and reaches very lowest level। ठीक हो गया?
नेगेटिव ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ये इसकी डेफिनेशन मेरे बच्चे। अब मैं आपसे एक चीज यहीं बैठे बैठे पूछ रहा हूँ। चारों स्टेजेस आपने देख ली, इकोनॉमी के, बिजनेस के, लाइफ साइकिल की। मुझे बताएं, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ग्रोथ पीरियड में कैसे होगा, हाई और लो? लो। वेरी गुड। बिजनेस एंड कंज्यूमर्स का फ्यूचर कॉन्फिडेंस कैसा होगा ग्रोथ के पीरियड में? वेरी हाई। वेरी गुड। तसल्ली से सोचिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट पे क्या असर आ रहा होगा? हमारी इनकम्स बढ़ रही हैं। दोबारा सोचें, हमारी इनकम्स बढ़ रही हैं, हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करेंगे। मतलब डेफिसिट का वर्ड बोलना है यहाँ पे, वो डेफिसिट जा रहा है। साथ में इनकम ज्यादा है तो हम लोकल गुड ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए कम बचेंगी। सो नॉर्मली अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कैन एक्सपीरियंस अ करंट अकाउंट डेफिसिट। अब बच्चे मुझसे यहाँ पूछते हैं, सर चाइना का ऐसे क्यों नहीं हो रहा? बेटे, चाइना बहुत सारे ट्रिक्स भी कर रहा है ना, साथ में ग्रोथ तो ले रहा है, लेकिन करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यू किया हुआ है। दुनिया भर में कई चीजें उसने डंप की एट अ वेरी लो रेट, तो वो दोनों चीजें इकट्ठे अचीव कर गए। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी इज स्टिल करेक्ट कि जब ग्रोथ आती है, इनकम्स बढ़ती है, हम इम्पोर्ट्स, लग्जरी गुड्स की डिमांड, इनकम इलास्टिक होती है, बहुत हम इम्पोर्ट करेंगे। और साथ में आपकी क्योंकि इनकम्स बढ़ी हैं, लोकल गुड्स भी ज्यादा बिकेंगी, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कम बच जाएगा। सो एवरीबडी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? ओके जी। रिसेशन पीरियड में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा? खैर, बूम उसका वही एक्सट्रीम था, बूम को मैंने स्किप किया। रिसेशन बता दें, इसमें क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट का हाल? वेरी गुड। और स्लम्प में बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि कंज्यूमर एंड फर्म्स कॉन्फिडेंस रिसेशन में गिरना शुरू होगा, स्लम्प में बिल्कुल लो एप पे आ जाएगा। दैट इज द सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग देम। ये टेबल यूज करके आप इन पे एक एक पैराग्राफ लिख सकते हो। और मैंने लिख दिया, डेफिसिट ऑफ बीओपी करंट अकाउंट इज ड्यू टू मोर इनकम्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स। एवरीवन विद मी हियर 100%? ओके जी। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, क्यों ये साइकिल आता है? डिमांड साइड कॉजेज भी हैं और सप्लाई साइड भी। चेंजेस इन बिजनेस साइकिल अकर ड्यू टू चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड को देखो, नंबर वन, बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर बहुत अच्छा है इकोनॉमी में, सॉरी बहुत बुरा है इकोनॉमी में, पेसिमिस्टिक है आप फ्यूचर के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट कम होएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, जीडीपी गिरेगा, नेगेटिव मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर इफेक्ट आएगा, रिसेशन आ जाएगा और इवन स्लम्प भी आ सकता है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन, जैसे आजकल पाकिस्तान में फ्यूचर कॉन्फिडेंस नहीं है, फर्म्स आर नॉट इन्वेस्टिंग, ठीक है। आई एम अ वेरी स्मॉल टाइम बिल्डर, मैं नेक्स्ट घर नहीं बना रहा बिकॉज आई एम वेरी अनश्योर अबाउट द इकोनॉमी कि पैसा इसमें स्टक करना चाहिए कि नहीं। इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है। उससे एग्रीगेट डिमांड का आई कंपोनेंट गिरा, एग्रीगेट डिमांड गिरी, जीडीपी गिरा, और कितना गिरा? नेगेटिव मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का उसमें इफेक्ट आया, स्लम्प तक भी आज तक। ऑन द अदर हैंड, अगर फर्म्स ऑप्टिमिस्टिक हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर आ जाएगा। राइट? समझ आ गया कैसे रिसेशन स्लम्प आ रहे हैं, कैसे ग्रोथ इन बूम आ रहे हैं? बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। यार उसमें मैं आपको वजह बताता हूँ थोड़ी सी। एक तो हम इनहेरेंटली इंपोर्ट लविंग कंट्री हैं, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आई मीन वी प्रेफर एवरीथिंग फॉरेन। ज़रा अपने आप पे नज़र मारें, आपके कपड़ों में से, आपके हैंड बैग्स लड़कियों के, आप लोगों के सेल फोन्स, आप लोगों के इवन स्टेशनरी आइटम्स में भी काफ़ी कुछ इंपोर्टेड होगा। वी डू नॉट लाइक प्रोडक्शन, नॉट आवर फॉल्ट, इट्स नॉट दैट क्वालिटी, बट एज अ नेशन वी आर थोड़ा सा। ये एमन अहमद कौन है भाई? शायद किसी बच्चे की मदर का नाम होगा। ओके। थोड़ा सा हमारे अंदर ना इंपोर्ट करने का शौक बहुत है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। दूसरा, वी आर हैवी ऑयल इंपोर्टर। ऑयल की डिमांड इनइलास्टिक है और ऑयल बहुत महंगा हो गया, समझ रहे हो? तो हमें ऑयल तो मंगवाना ही मंगवाना है। अमेरिका, सॉरी क्या नाम है, सऊदीया से मंगवाएं या रशिया से मंगवाएं, ईच केस हमारा बहुत सारा बिल इंपोर्ट ऑफ ऑयल पे जा रहा है। हमारे काफी सारे रॉ मटेरियल्स जो हर सूरत में मंगवाने हैं,
चाहे रूपी नीचे जाए या जो भी हो, हमने मंगवाना है। और तीसरी चीज़ इन्फ्लेशन। हमारी इन्फ्लेशन ने मेरा बेटा एक्सपोर्ट्स को अनकम्पेटिटिव कर दिया है। ऊपर से हम लोग थोड़े से अब मैं क्या वर्ड बोलूँ, रिकॉर्डेड क्लास है उतने एथिकल नहीं है। हमारे एक्सपोर्टर्स ने क्वालिटी कम की है कई दफ़ा इंटरनेशनल शिपमेंट की। रुई में पानी लगा के भेज दिया ताकि वेट बढ़ जाए। ठीक है, इस तरह के काम जब आप करते हैं तो आपका इंटरनेशनल जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो खत्म हो जाता है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहती। ये मसला हो जाता है। नाउ यू गेट द आंसर, बात समझ आ गई? या लेट्स मूव ऑन। मनी सप्लाई चेंजेस दूसरा फैक्टर। अगर मनी सप्लाई कम हो, कंजम्पशन कम, उसके रिजल्ट में इन्वेस्टमेंट कम, aggregate demand गिरी, negative multiplier accelerator effect causing a recession, and vice versa, बढ़ जाए तो पूरी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, बूम एंड ग्रोथ आती है। पॉलिटिकल साइकिल्स वी डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स। इलेक्शन के पास स्पेंडिंग बढ़ा देती हैं फर्म्स, उस गवर्नमेंट, उससे पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ आर्टिफिशियल आ जाती है। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद स्पेंडिंग एकदम से कट करते हैं, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, रिसेशन। लेकिन सिर्फ डिमांड साइड कॉजेज नहीं है, सप्लाई साइड कॉजेज भी है। सप्लाई एंड डिमांड शॉक्स का कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। जब सप्लाई बढ़ रही है किसी फैक्टर की वजह से, उसको हम पॉजिटिव सप्लाई शॉक बोलते हैं। जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रही है किसी नेगेटिव फैक्टर की वजह से, वो नेगेटिव सप्लाई साइड शॉक है। सेम गोज विद डिमांड। पॉजिटिव सप्लाई साइड शॉक्स क्या होते हैं? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है, रोबोटिक्स पहले थे, उससे एग्रीगेट सप्लाई बड़ी कंट्रीज की और इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड्स आए, बूम्स भी आए। लेकिन नेगेटिव सप्लाई शॉक्स लाइक कोई नेचुरल डिजास्टर, कोविड-19, 9/11 का अटैक, उससे पूरी दुनिया नेगेटिव सप्लाई साइड का शिकार हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वगैरह आसानी से अवेलेबल नहीं होते। बच्चों समझ आ गई टोटल कॉजेज ऑफ रिसेशन? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आला, लेट्स मूव ऑन। कुछ सो गए होंगे लगता है। आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बोरिंग है ये। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी सोशल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस है ना, तो 80% तो सारी पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा नॉर्मेटिव वाला साइड है। लेट्स स्टडी इट क्विकली। इसमें कुछ समझने वाली बात इतनी खास नहीं है। एक तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ी ना, राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। अब इंक्लूसिव मींस जिसमें सब शामिल हो, सबको फायदा हो। सो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये नहीं कि चंद ग्रुप्स अमीर जो थे मजीद अमीर हो गए, पावरफुल मजीद पावरफुल हो गए और बाकियों को फर्क नहीं पड़ा। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो इंक्लूसिव हो, सबको बेनिफिट दे। क्लियर ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स? ओके, व्हाई डू वी वांट टू डू दैट? उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मॉनेटरी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इनकम्स बढ़ेंगी, सब लोग पहले से बेहतर महसूस करेंगे, अमीर होंगे। लेकिन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उससे ज़्यादा हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब जनरेटेड, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। ग्रोथ उस चीज़ का नाम है कि हर बंदे को अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब मिले, तो वो है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई मसला बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स में? अब हम चलते हैं पॉलिसीज टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। मेरी कोशिश है कि मैं बस 10-15 मिनट में इसको खत्म कर दूं। 10 मिनट मेरा एम है, लेकिन चलें 12-13 लग सकते हैं। पहला क्या है जी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएं अभी टू के बच्चों। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो राइज इन इनकम रिजल्ट्स इन हायर रेट ऑफ टैक्स, ताकि अमीर से ज्यादा लें, एंड ट्रांसफर पेमेंट गरीब को ज्यादा दे, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर ना होगी, उससे इंक्लूसिव ग्रोथ आ गई। हाई नेशनल मिनिमम वेज। थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो इक्वालिटी के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पॉलिसीज हैं, जरूरी नहीं है वो एफिशिएंट हो, अक्सर वो इनएफिशिएंट होती हैं। जैसे हाई नेशनल मिनिमम वेज, इससे वर्कर्स जो बेसिक वाले हैं, अनस्किल्ड को ही देते हैं ना मिनिमम वेज, उनको 7 की जगह $10 दिए तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई पहले से। लेकिन एफिशिएंसी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, ले ऑफ्स होंगे वर्कर्स, तो वो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, सॉरी इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अच्छे हो जाएं, वर्कर्स की जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ती है, जिसके रिजल्ट में जॉबलेसनेस कम होती है। पहले जो जॉब नहीं कर पा रहे थे, अब वो दूसरे इलाकों में जाके जॉब करेंगे,
इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा फेयरली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ आ रहा है मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ओके जी, ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, हम ऐसे लॉज बना देते हैं जिसमें ट्रेड यूनियन को पावर मिल जाती है, गवर्नमेंट देती है पावर उनको, और ट्रेड यूनियंस पे फाइट करके बेटर वेजेस और हायर बेटर वर्किंग कंडीशंस, उससे एक ग्रोथ जो है ज़्यादा इवनली स्प्रेड होती है। लास्ट जी, लॉज अगेंस्ट स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर। स्लेवरी तो दुनिया में सच एग्जिस्ट नहीं कर रही, टू सम एक्सटेंट हमारे जैसे मुल्कों में कहीं कहीं सिंध में जैसे वो जेल्स हैं जिसमें वो औरतों को रखते हैं और मर्दों को और उनसे काम करवाते हैं वडेरे, तो उस तरह के चीज़ों के अगेंस्ट लॉज बन रहे हैं दुनिया में। चाइल्ड लेबर इज बैंड होल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल्दो इट्स बीइंग प्रैक्टिस, लेकिन इन लॉज के थ्रू इस एक्सप्लॉयटेशन को ज़रा रोका जा सकता है और फेयरनेस एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ लाई जा सकती है। बच्चों, कोई कंफ्यूजन? इट्स ऑल रट्टा, इजी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए इनके नाम याद कर लो, रिड्यूसिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, खुद ही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह याद आ जाएंगे, हाई नेशनल मिनिमम वेज, सिर्फ ये बोल्ड मैंने इसलिए किया आप लोग नाम याद कर लें। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टॉपिक 5, ये कौन सी है? वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सके, अगली जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ सके। इसमें गवर्नमेंट्स 3 ऑब्जेक्टिव्स लेके चलती हैं, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक तो वही है कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, रियल जीडीपी बढ़ता रहे ओवर टाइम, लेकिन दूसरा है सोशल, सबको एक्सेस मिले गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाउसिंग वगैरह पे, और एनवायरनमेंट पे कम से कम डैमेज आए, तब हमने सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर ली। सिर्फ आउटपुट और जीडीपी बढ़ा के हम कामयाब नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग भी अच्छी है और सबको उसका हक मिले कि भाई अगर गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सके, ठीक है, एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज हो। इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट आता है जो आप लोग ओ लेवल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, शुड वी यूज रिसोर्सेज, कमर्शलाइज कर दें उनको भी, या फ्यूचर के लिए उनको कंजर्व कर दें? दिस इज द आर्ग्यूमेंट व्हिच मे कम इन योर एग्जाम। बहुत आसान है, क्यों हम रिसोर्सेज को अभी यूज करें? अगर अभी यूज करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, आउटपुट बढ़ेगी। हमने ट्रीज काटे, लैंड को गैस एंड ऑयल बाहर निकाल के बेचा, एकदम से आउटपुट बड़ी इंक्रीज हुई, जॉब्स, इनकम्स, वक्ती तौर पे शॉर्ट रन में ग्रोथ मिलेगी। फिर जो आपने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको एक्सपोर्ट करो, जैसे सऊदी वगैरह ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, गोल्ड करते हैं, उनका सारा एक्स माइनस एम का एडी में इंजेक्शन आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा जिसको सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन वगैरह पे, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स पे स्पेंड करेंगे, वेलफेयर बढ़ेगी, मेरिट गुड्स प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके अलावा अभी हो सकता है कि ये रिसोर्सेज महंगे हों, ऑयल गैस शॉर्टेज है, फ्यूचर में हो सकता है कोई और प्रोसेस बन जाए, सोलर वगैरह विंड एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ऑयल की डिमांड ही खत्म हो जाए, तो बेहतर है अभी बेच दो निकाल के। So these are the arguments for using resources right now to get economic growth, jobs वगैरह क्रिएट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और हो सकता है अभी वो महंगे हो, बाद में सस्ते हो जाए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पॉइंट्स माइंड में रखिएगा। क्यों नहीं करना चाहिए? जो इसके आर्गुमेंट करते हैं एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह, वो कहते हैं जी आप गलत कर रहे हो, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है रिसोर्सेज कंजर्व करने के, टूरिज्म बना सकते हैं आप अपने एरियाज ऑफ सीनिक ब्यूटी को, वाइल्ड लाइफ को, रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। अफ्रीका का बहुत मेजर इनकम वाइल्ड लाइफ सफारी से आता है, स्विट्जरलैंड का मेजर इनकम, थाईलैंड का मेजर इनकम उनके खूबसूरत सीनिक एरियाज एंड बीचेस से आता है, तो कंजर्व करो इनको, टूरिज्म मार्केट बनाओ। दूसरे कहते हैं जी वो कि एनवायरनमेंट सेव होती है, अगर आप रेन फॉरेस्ट वगैरह को कट करते हैं तो कार्बन एमिशंस एब्सॉर्ब नहीं होती, एनवायरनमेंट, ये जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जल्दी दुनिया तबाह हो जाएगी। थर्डली वो कहते हैं जी फ्यूचर जनरेशंस के लिए रख दो रिसोर्सेज को, कम इस्तेमाल करो, हो सकता है अभी आपके पास वो टेक्नोलॉजी ना हो, कंपैरेटिव एडवांटेज ना बना सको, फ्यूचर में बना सकोगे, तो इसलिए अभी रिसोर्सेज को ना यूज करो। अब इसकी इवैल्यूएशन, व्हाट फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन, सॉरी मैंने पूछा नहीं, सबको समझ आ रहा है? आई नो इट्स वेरी बेसिक बट स्टिल ओके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन जी, डिमांड, अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट्स की डिमांड, ये जो रिसोर्सेज है हमारे उनकी कम होने वाली है, तो अभी फटाफट निकाल के बना के बेच दो, और अगर फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो कंजर्व कर दो। अगर रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, आप उनको यूज कर रहे हो अभी, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाओ जिससे फ्यूचर में आपको रेवेन्यूज आते रहें, ये ना हो कि आप अपना
जैसे सऊदी अभी ऑयल निकाल निकाल के बेचता रहे, फ्यूचर में उसके पास कुछ नहीं रहेगा, इसलिए वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर में भी इनकम्स आती रहें। थर्डली जी, रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करो, अभी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, फ्यूचर में डेवलप होगा, वेट करो। तो हो सकता है उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, नेक्स्ट जनरेशन इन रिसोर्सेज से बहुत अच्छा कुछ बना सकें। लेकिन अगर कंट्री हाईली डेटेड है जैसे पाकिस्तान है, उधार बहुत ज्यादा है, इट माइट बी फोर्स टू सेल इट्स रिसोर्सेज। ये इसके इवैल्यूएटिव पॉइंट थे। एनी कंफ्यूजन बच्चों? 6 minutes my target to finish it now, 50 पे क्लास खत्म करना चाह रहा हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो आप लोग बचपन में वो बनाते थे ना, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल चार्ट्स बनाते थे, वही स्टोरी है सारी। आपको लगेगा कि आप शायद इस वक्त साइंस की क्लास में किसी में बायोलॉजी वगैरह में आ गए हो, ठीक है। बायोलॉजी होती है कि पता नहीं, एनवायरमेंटल साइंस को डिफरेंट है, मुझे नहीं पता। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हार्म द एनवायरनमेंट एंड स्पीड अप क्लाइमेट चेंजेस। प्राइमरी सेक्टर में कैसे होता है, हम लाइव स्टॉक, भेड़ें बकरियां कैटल्स रखते हैं, उनके आने की वजह से मेथेन गैस रिलीज होती है विच इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। साथ में उनको वॉश करना पड़ता है, पिलाना पड़ता है पानी, वाटर रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, पहला मसला। फिर जी, क्रॉप्स की आउटपुट बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, स्प्रेज बड़ा कुछ करते हैं, उससे गैस रिलीज होती है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। उससे और रेन फॉरेस्ट कट करने से एमिशन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है कार्बन के, तो एज ए रिजल्ट एनवायरनमेंट बहुत स्पीड से खराब होती है। लार्ज स्केल फिशिंग विल रिड्यूस फिश स्टॉक्स, सिंपल एज दैट। माइनिंग की वजह से आपके साथ वाले जो रिवर्स हैं, क्वेरीज हैं, स्प्रिंग्स वगैरह हैं, उसके अंदर, लेक्स के अंदर आर्सेनिक और मर्करी जैसे पॉइजनस जितनी जाती हैं, और आपने कई दफा देखी होंगी पिक्चर्स कि वो मरीन लाइफ मर मर के बाहर गिर रही होती है जब ऐसा काम होता है माइनिंग एरियाज के पास। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे, कैसे प्राइमरी सेक्टर डिटीरिएट कर रहा है एनवायरनमेंट को? लाइफ स्टॉक रखने से मेथेन गैस रिलीज हो रही है, पानी खत्म हो रहा है। क्रॉप्स की आउटपुट बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रही है। रेन फॉरेस्ट काटने की वजह से कार्बन एमिशंस अब्सॉर्ब नहीं हो रहे। फिशिंग स्टॉक कम होते जा रहे हैं। माइनिंग की वजह से रिवर्स में पोल्यूशन आ रही है, आर्सेनिक और मर्करी की। पहले जानवर बीमार होते हैं जो वहां से पीते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान भी यूज करते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रीन हाउस गैसेस बड़ी मशहूर हैं। मसलन आपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया, कोल को बर्न करके स्टील प्लांट को चलाया, उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। टर्शरी सेक्टर, टूरिज्म जितना बढ़ेगा उतनी फ्लाइट ज़्यादा, ठीक है, उतना एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, रोड्स पे ट्रैफिक ज़्यादा, उससे भी एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, कंजेस्शन साथ में। टूरिज्म की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड कोरल रीफ्स, ग्रीन हाउस गैसेज उससे भी निकल रही हैं। इतने बंदे जब एक इलाके में आ जाएंगे, जैसे हमारा मरी तबाह हो गया, इनकम्स बढ़ती हैं। टर्शरी सेक्टर इज अ जनरेटर ऑफ ह्यूज इनकम्स, बड़ा अच्छा सेक्टर अर्निंग के लिए। उसके रिजल्ट में शॉपिंग ज्यादा, प्लास्टिक बैग्स का यूज ज्यादा। अब प्लास्टिक बैग इस जमीन को चोक करता है, लैंडफिल में जाके वो सदियां लेता है बिफोर इट डिकम्पोजेस। तो बहुत बुरा है, हालांकि दुनिया में बैन हो चुका है, हमारे जैसे मुल्कों में अभी भी आपको शॉपर के नाम से वो मिलते रहते हैं। सो हल क्या है जी, जल्दी से देख लेते हैं। ये हमने एफिशिएंसी के चैप्टर में पढ़ा था, एक्सटर्नल कॉस्ट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को सब्सिडाइज करें। बस 2 मिनट रह गए बेटे। विंड मिल्स को, सोलर एनर्जी को प्रमोट करें ताकि ये जो एक्सट्रीम एमिशंस हैं इनको कम किया जा सके। डैमेज के बारे में इन्फॉर्म करें। आई एम श्योर आज की क्लास के बाद शायद कुछ बच्चों को एहसास हो कि हम शॉपिंग बैग यूज ना करें। अगर ऐसा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता नज थ्योरी की वजह से लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, उससे एमिशंस एंड कंजेशन पोल्यूशन वगैरह कम होगी। लॉज बनाएं, प्लास्टिक बैग्स की सेल पे बैन लगा दें। जो अनट्रीटेड केमिकल कंपनीज डंप कर रही हैं रिवर्स में, ओशंस में, उनको सजाएं दें। लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्फोर्सिंग लॉज है, ज़रा ब्लंट सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जहाँ तक नज थ्योरी का ताल्लुक है, उसका कई बंदे रिजेक्ट कर देते हैं, सुनते ही नहीं है, और इफेक्ट लॉन्ग रन में जाके आता है। सब्सिडीज की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं। हमने A2 की माइक्रो में पढ़ा था, एफिशिएंसी में कितना टैक्स लगाना चाहिए, जितना मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है, ताकि एक्सटर्नल कॉस्ट कौन पे करे, जो पोल्यूशन कर रहा है, फर्म्स एंड कंज्यूमर्स। उनके लिए प्राइस बढ़ाई जाए, कॉस्ट बढ़ाई जाए, तो वी कैन कम क्लोज टू सोशली ऑप्टिमम लेवल। साथ में गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस एमिशंस वगैरह। लास्टली जी, लेकिन मसला क्या है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिग्रेसिव इफेक्ट भी है, एक्सटर्नल कॉस्ट को करेक्टली मेजर करना मुश्किल है, गवर्नमेंट फेलियर आ जाता है। पोल्यूशन परमिट्स, लास्ट एंड फाइनल, ये क्या है जी, आप फर्म्स को लाइसेंसेस भेजते हैं कि आप इस हद तक पोल्यूशन कर सकते हो। अब लेट्स से एक फर्म डर्टी है, उसका लाइसेंस जल्दी खत्म हो गया, उसने क्लीन फर्म से खरीदा, क्लीन फर्म को इंसेंटिव आया, उसकी कॉस्ट कम हुई, तो डर्टी फर्म को भी इंसेंटिव आया कि अपनी कॉस्ट कम करने के लिए पोल्यूशन लेवल कम करो। लेकिन इनका मेजर बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट कैन मॉनिटर द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने लाइसेंसेस दे दिए, उसके बाद वो सीज हो जाएंगी कंपनीज की प्रोडक्शन जो उससे ऊपर जा रहे हैं। आई नो इट्स बोरिंग बट दैट्स हाउ इट इज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 8 जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जल्दी से करके लाइव क्लास में, हम यूनिट 9 जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो करेंगे। दैट्स इट बच्चे, आई विल मेक द रिकॉर्डिंग अवेलेबल इन अ फ्यू minutes inshallah. That's it, you can leave. If you have any question, most welcome. Allah Hafiz from my side, you guys can leave. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अभी 15 मिनट में आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे लग जाएगा। थैंक यू। ये थी।